हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th के लिए जियोग्राफी के क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके 12 तक सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं। इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में कुल मिलाकर 91 क्वेश्चन पेपर के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग स्थल मंडल के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न नीचे पात्मक स्थलाकृतियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 247 है, बड़ी नदियों के मैदानी भाग में उनके किनारों पर निम्न ऊंचाई के समानांतर कटक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक तटबंध। बड़ी नदियों के मैदानी भाग में उनके किनारों पर निम्न ऊंचाई के समानांतर कटक प्राकृतिक तटबंध होते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रेखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होने के कारण बड़े आकार का मलबा नदी के पार्श्व तटों पर लंबे कटकों के रूप में जमा हो जाता है। प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे और नदी से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, नील डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्कवेट डेल्टा। नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा या आर्कवेट डेल्टा का उदाहरण है। चापाकार डेल्टा का निर्माण उस समय होता है जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में अधिक हो, ताकि बीच का भाग निकला रहे और किनारों का भाग सकरा रहे। इस तरह की बनी आकृति निश्चय ही एक धनुष के समान या पंखा के समान होती है, जिसका आकार अर्धवृत्ताकार होता है। इसे धनुषाकार डेल्टा भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चापाकार डेल्टा का उदाहरण है राइन डेल्टा, इरावदी डेल्टा, नाइजर डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा तथा सिंधु नदी का डेल्टा आदि। अगला प्रश्न है, शुष्क प्रदेश में नदी द्वारा गिरी पीठ में जमा की गई रेत की ढाल को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मरुधोवन। शुष्क प्रदेशों में नदी द्वारा वाल्सन में पेडीमेंट बजादा का निर्माण करते हुए मरुधोवन या डिजर्ट वास का निर्माण किया जाता है। शुष्क प्रदेशों में नदी द्वारा गिरी पीठ में जमा की गई रेत की ढाल को डिजर्ट वास कहते हैं। प्लाया पर्वतीय अग्रभाग के मध्य मंद ढाल वाले मैदान होते हैं। इस मैदान का निचला भाग जो कि प्लाया में मिलता है उसे बजादा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमपद डेल्टा का सही उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी का डेल्टा। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी नदी का डेल्टा पश्चिमपद डेल्टा बर्ड फूट डेल्टा का सही उदाहरण है, जबकि अफ्रीका में नील नदी का डेल्टा और भारत में गंगा नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र
में किनारे बिखेर देती है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाहशील जल द्वारा विकसित वृत्त स्थल रूप की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती तथा ढाल मंद होता है। नदियां स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध तथा गोखुर झील बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील तथा दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नदी रोधिकाओं के बारे में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये बड़ी नदियों के विसर्पों के अवतल ढालों पर बनते हैं। नदी रोधिकाएं विसर्पी रोधिकाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। नदी रोधिकाएं या पॉइंट बार्स या विसर्पी रोधिकाएं मिएंडर बार्स बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनती हैं। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अगर नदी रोधिकाओं की कटक एक से अधिक हो तो वहाँ विसर्प अवरोधिकाओं के मध्य तंग व लंबे गर्त भी पाए जाते हैं। नदी में इनका क्रम प्रवाह की मात्रा और तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है। चूँकि नदी अवरोधिकाएं उसके अवतल तट पर बनती हैं, अतः नदी के उत्तल तट पर अधिक अपर्दन होता है। अगला प्रश्न है, पेन प्लेन शब्द डैश से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रवाही मैदानों के संधि द्वारा निर्मित एक मैदान। पेन प्लेन शब्द प्रवाही मैदानों के संधि द्वारा निर्मित एक मैदान है। 1933 में क्रिकमे ने डेविस के भौगोलिक चक्र में संशोधन प्रस्तुत किया तथा उन्होंने डेविस के पेनिप्लेनेशन के स्थान पर पेनप्लेनेशन को अधिक प्रभावकारी बताया तथा कहा कि चक्र के अंत ये पेनीप्लेन न बनकर पेन प्लेन निर्मित होते हैं। 1948 में एल.सी. किंग ने अफ्रीका के शुष्क तथा सवाना प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास के स्पष्टीकरण के लिए पेडिप्लेनेशन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, डेल्टा की प्रकृति और वृद्धि पर निम्नलिखित में से किस घटक पर निर्भर करती है? पहला है नदी के बहाव का वेग, दूसरा है भूमि की ढलान, तीसरा है वायु की गति और चौथा है नदी की लंबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, नदी के बहाव का वेग और भूमि का ढलान। डेल्टा की प्रकृति और वृद्धि नदी के बहाव का वेग तथा भूमि की ढलान पर निर्भर करती है। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होता है, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो यह एक तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेल्टा का। नदियां अपने उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक मुख्यतः 3 कार्य करती है: अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण। नदी जब अपने मुहाने के करीब पहुंचती है तो अपने साथ लाए गए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ शंकु के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी, गाद आदि सागर से दूर जमा हो जाते हैं। आगे के प्रश्न भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 256 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चूना प्रदेश में अपरदन चक्र द्वारा निर्मित अंतिम आकृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोलजे। चूना प्रदेश में अपरदन चक्र द्वारा निर्मित अंतिम आकृति पोलजे है। भूमिगत जल के विलय कार्य में बनी हुई बड़ी गुफा को कंदरा कहते हैं। जब कंदरा की छत पूर्ण रूप से टूट जाती है तो एक बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण होता है जिसे राजकुंड या पोलजे कहते हैं। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है जिसे घोल रंध्र कहा जाता है। घोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कास्ट स्थलाकृति की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भूम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। घोल रंध्र एक प्रकार का छिद्र होता है जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं। विस्तृत घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। कास्ट स्थलाकृति के अपरदनात्मक स्थल रूपों में कुंड, घोल रंध्र, भूमिगत गुफाएं, लेपिस, चूना पत्थर, चबूतरे, युवाला तथा घाटी रंध्र आदि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट तथा कंदरा स्तंभ को निक्षेपित स्थल रूपों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र में पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कास्ट स्थलाकृति। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्ट स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप कास्ट स्थलाकृति की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेपिस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण घोलन क्रिया द्वारा होता है, जैसे लेपिस, डोलाइन, घोल रंध्र, पोलजे और युवाला आदि। घोलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को लेपिस कहते हैं। लेपिस में तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह भी पाई जाती है। लेपिस के कारण कास्ट क्षेत्र की ऊपरी सतह इतनी असमान हो जाती है कि उस पर नंगे पैर चलना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, कास्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। दूसरा है, कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षय द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों ही सही है। कास्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थ के जमने से ढक जाते हैं और उथले जल कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षय द्वारा कास्ट भू आकृतियों का निर्माण होता है। ऐसी चट्टानें जहां चूना पत्थर या डोलोमाइट जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उसमें धरातली व
भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। आगे के प्रश्न निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 261 है, पेपिनो पहाड़ियों के स्थान को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्स्ट क्षेत्रों में निर्मित छोटी पहाड़ियाँ। पेपिनो पहाड़ियों के स्थान को कार्स्ट क्षेत्र में निर्मित छोटी पहाड़ियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये पहाड़ियाँ उपोष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई तक विकसित होती हैं। ये उठे भाग अवशिष्ट पहाड़ी टीले के रूप में होते हैं। इनकी समता सतह पर नदी द्वारा उत्पन्न मोनाडनाक से की जाती है। पूर्ववर्ती युगोस्लाविया के कास्ट क्षेत्र में पोलिये के फर्श पर इस तरह के अवशिष्ट भाग को हम्स या चूर्णकूट कहते हैं। पोर्टोरिको में इसे पेपिनो पहाड़ी, क्यूबा में मोगोटेस तथा फ्रांस में बुटेस टर्मोनीस कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश गुफा में जमाव का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निलंबी निक्षेप। निलंबी निक्षेप या स्टेलेग्माइट गुफा में जमाव का एक उदाहरण है। स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। स्टेलेक्टाइट चूना पत्थर वाली गुफाओं में विभिन्न मोटाई के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं। इन गुफाओं में विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ तथा कदरा स्तंभ जैसी आकृति का निर्माण होता है। ये सभी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं। अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चूना पत्थर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपात्मक स्थलाकृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेलेग्माइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आरेख में निर्मित भौतिक विशेषताओं की पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टेलेक्टाइट आरोही निक्षेप, बी है पीलर या स्तंभ, सी है स्टेलेग्माइट या निलंबी निक्षेप और डी है केव माउथ या गुफा द्वार। ए बी सी डी यहाँ दिया हुआ है। स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं। प्रायः यह आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। स्टेलेग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्भेदी स्थलाकृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रेटर। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट तथा स्तंभ भूमिगत स्थलाकृति है, जबकि क्रेटर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बहिर्भेदी स्थलाकृति है। स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं। प्रायः ये आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत के छोर पर पतले होते जाते हैं। स्टेलेग्माइट कंदराओं की फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलेग्माइट तथा स्टेलेक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। ये सभी भूमिगत जल द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं।
जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं तथा ये बाह्य स्थलाकृति है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर की बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केल्विंग या व्यांत करना। केल्विंग या व्यांत करना उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है। केल्विंग को ग्लेशियर केल्विंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ छोटा हिमखंडों को जन्म देना है। सामान्यतः जब बर्फ के टुकड़े ग्लेशियर के सिरे से टूटकर गिरते हैं तो उसे केल्विंग कहा जाता है। ग्लेशियर से बर्फ इसलिए टूटती है क्योंकि गतिशील ग्लेशियर के सिरे अस्थिर हो जाते हैं, जबकि हिमखंड केल्विंग की प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। मोरेन, जिन्हें हिमोड भी कहा जाता है, ये बहते हुए हिमनद के द्वारा किए गए निक्षेपण से बनते हैं। अगला प्रश्न है, एक गहरे, लंबे और चौड़ी घाटी या बेसिन के साथ शीर्ष पर और साथ ही किनारों पर बहुत अत्यधिक अवतल उच्च दीवारों के साथ डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्क। एक गहरे, लंबे और चौड़ी घाटी या बेसिन के साथ शीर्ष पर और साथ ही किनारों पर बहुत अधिक अवतल उच्च दीवारों के साथ खड़े भाग को सर्क के रूप में जाना जाता है। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे, लंबे और चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। अगला प्रश्न है, कोई भी क्षेत्र जिसमें हिमनद अपक्षरण हुआ है किंतु अब वहां उस स्थान पर कोई हिमनद उपस्थित नहीं है, वहां निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दरारें। कोई भी क्षेत्र जिसमें हिमनद अपक्षरण हुआ है किंतु अब वहां उस स्थान पर कोई हिमनद उपस्थित नहीं है, वहां यू आकार की घाटी, हिमनद, मृत कटक तथा पर्वत गुहाएं पाया जाता है, जबकि वहां दरार नहीं हो सकता है। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे हिम गहर के नाम से जाना जाता है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को शर्क झील या टार्न झील कहते हैं। अगला प्रश्न है, फियोर्ड डैश द्वारा निर्मित एक लैंडफॉर्म है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमनद के अपरदन, ग्लेशियर इरोजन। फियोर्ड हिमनद अपरदन द्वारा निर्मित एक लैंडफॉर्म है। हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती हैं जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती हैं, जिनके तल चौड़े और किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती हैं उन्हें फियोर्ड कहते हैं। पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। अगला प्रश्न है, कम से कम 2 क्रमागत वर्षों तक हिमीकृत रहने वाली भूमि को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परमाफ्रॉस्ट। सर्वप्रथम मूलर महोदय ने सन 1947 ईस्वी में परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जिसका तापमान वर्षों तक हिमांक के नीचे रहता है तथा वह भाग हिमीकृत अवस्था में रहता है। किर्क ब्रायन ने ऐसे क्षेत्रों के लिए
पर जेलीसोल शब्द का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य होता है सतत जमा हुआ धरातल। कम से कम 2 क्रमागत वर्षों तक हिमीकृत रहने वाली भूमि को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट की गहराई में एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतर होता है। वर्तमान परमाफ्रॉस्ट मंडल में साइबेरिया के उत्तरी भाग की अधिकतम गहराई का पता लगाया है। इसके अलावा साइबेरिया के तैमीर प्रायद्वीप में 500 मीटर, उत्तरी अलास्का में 314 मीटर तथा उत्तरी कनाडा में 450 मीटर गहराई तक परमाफ्रॉस्ट का पता लगाया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस भू आकृति का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हॉर्न। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न वास्तव में हॉर्न है, जो सर्ग के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। किसी पहाड़ी के चारों ओर स्थित सर्ग के लगातार पीछे हटते जाने से बनी पिरामिड के आकार वाली नुकीली चोटी को हॉर्न या गिरी श्रृंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आराम कुर्सी की तरह होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्क। सर्क एक आराम कुर्सी की तरह होता है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है, जिसका पार्श्व या किनारा खड़े ढाल वाला होता है। सर्क का आकार गहरी सीट वाली आराम कुर्सी से मिलता जुलता है। ये प्रायः हिम से भरे रहते हैं। आगे के प्रश्न निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ्लूवियो ग्लेशियल संचय को इनमें से पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवक्षेप मैदान, आउटवॉश प्लेन। अवक्षेप मैदान या हिमानी धोत मैदान को फ्लूवियो ग्लेशियल संचय कहते हैं। हिमानी गिरिपथ के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से हिमानी धोत मैदान निर्मित होते हैं। बाढ़ मैदान नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, एस्कर मैदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लेशियर द्वारा। एस्कर मैदान हिमानी द्वारा बनता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद में पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलाश्म चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिसे एस्कर कहते हैं। ये हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप हैं। अगला प्रश्न है, ड्रमलिन्स और एस्कर्स भूमि के वह प्राकृतिक रूप हैं जो डैश द्वारा बनते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमनद द्वारा। ड्रमलिन्स और एस्कर्स भूमि के वह प्राकृतिक रूप हैं जो हिमनद द्वारा बनते हैं। ड्रमलिन हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है, जबकि एस्कर हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप होता है। अगला प्रश्न है, हिम नदों के निक्षेपण से उत्पन्न गोल टेकरी के झुंड कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रमलिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भवाकृतिक प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति बनती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमनद कार्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से नदी हिमानी निक्षेप का पता लगाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमानी धोत। हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूपों में हिमानी धोत मैदान, हिमोड़, ड्रमलिन, एस्कर, केम, केटिल तथा हमक आदि को सम्मिलित किया जाता है। हिमानी गिरिपथ के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। पिघले हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप से भारी व महीन मैदानों का निक्षेप हिमोड़ या हिमनद गोलाश्म के रूप में जाना जाता है। सर्क, हार्न या गिरी श्रृंग, फियार्ड, टार्न,
नूनाटक, श्रृंग, पुच्छ, सिरेटेड, कटक, अरेत, भेड़ पीठ, सैल या रॉस, मुट्टोने तथा यू आकार की घाटी आदि स्थलाकृतियां हिमानी के अपरदन द्वारा निर्मित होती हैं। अगला प्रश्न है, उल्टी नौकाएं अपटर्न्ड बोट्स नाम निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टीले या ड्रमलिन्स को। उल्टी नौकाएं टीले या ड्रमलिन्स को कहा जाता है। ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। सैकड़ों की संख्या में पाया जाना सामान्य बात है। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी स्थलाकृति कहते हैं। ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप हैं जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। ये 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है जो पृष्ठ भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमनद के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारे से रिसता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलास्म चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाता है जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं जिन्हें एस्कर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके द्वारा ड्रमलिन का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमानी द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी भू आकृति महाद्वीपीय हिमनदी से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाल गर्त। विशाल गर्त या युवाला भू आकृति महाद्वीपीय हिमनदी से संबंधित नहीं है। यह भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है, जबकि हिमोड़ स्तरीकृत अपवाह एवं हिमानी अपवाह भू आकृति महाद्वीपीय हिमनदी से संबंधित है। हिमोड़ हिमनद टील या गोलास्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटकें हैं। अंतस्थ हिमोड़ हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटकें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमनद स्थल रूपों में से उसकी पहचान करें जो अन्य से मेल नहीं खाती। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्कर। लटकती घाटी, सर्क, हार्न या गिरिश्रृंग, टार्न, अरेत, नूनाटक, श्रृंग, पृच्छ आदि हिमनद के अप्रत्नात्मक स्थलाकृतियां हैं, जबकि हिमोड़, ड्रमलिन, एस्कर, केम, हिमानी धोत, मैदान आदि निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है या इसके किनारे से रिसता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता है। ऐसी नदियां नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती हैं। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलास्म चट्टानों टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती हैं जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं जिन्हें एस्कर कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से हिमानी लक्षण उप हिमानी धारा में रूपायित हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एस्कर। अगला प्रश्न है, टिलाइट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमनदों से बने अवशोषक चट्टानें। टिलाइट वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में
घने टिलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री तल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को डैश कहा जाता है। पहला है समुद्री भृगु और दूसरा है बैरियर द्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक, समुद्री भृगु। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्री भृगु कहा जाता है। ऐसे तट जहां अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है, वहां प्रायः दो मुख्य आकृतियां, तरंग घर्षित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्री भृगु की ढाल तीव्र होती है, जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती हैं। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाली या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होते हैं तथा समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। स्टेक, तटीय मेहराब तथा समुद्री भृगु समुद्री तरंगों द्वारा बनने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जबकि पुलीन, टिब्बे, रोधिका, रोद तथा स्पिट समुद्री तरंगों लहरों से निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी सुनामी के समय सबसे पहले बचाव करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपतट पर बनी रोधिकाएं। समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं, क्योंकि ये रोधिकाएं इनके प्रबलता को कम कर देती हैं। इसके बाद रोध, पुलीन स्तूप तथा मैंग्रोव है, जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। समुद्री अपतट पर तट के समांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक अपतट रोधिका कहलाती है। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है, उसे रोध रोधिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः नदियों के मुहाने के सम्मुख बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोध रोधिका। रोध रोधिका सामान्यतः नदियों के मुहाने के सम्मुख बनता है। समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सीलिंग की कटक को अपतट रोधिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंकड़ सतह के रेगिस्तान को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेग। उष्ण रेगिस्तानी भागों में पवन द्वारा अपरदित मैदानों और कंकड़ीले सतह को रेग, सेरीर तथा हमादा कहते हैं। बरकान अनुप्रस्थ बालुका स्तूप के ही विशिष्ट रूप होते हैं। इनका आकार चापाकार या अर्धचंद्राकार होता है। व्हेल बेक स्तूप के वृहद रूप को द्रास कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अर्ग अरब का रबखाली अर्ग है। अगला प्रश्न है, डिफ्लेशन की क्रिया निम्नलिखित में से किस अपरदन के कार्यकर्ताओं से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पवने। डिफ्लेशन की क्रिया वायु अपरदन के कार्यकर्ताओं से संबंधित है। पवनों के एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह के चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त होते हैं, जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातली चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है तथा विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करती है, जैसे अपवाहन गर्त, वात गर्त, गुहा, छत्रक, टेबल तथा पिठिका सैल आदि। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बालू भंडार को व्हेल बेक भी कहा जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालू तटबंध। बालू तटबंध के प्रकार के भंडार को व्हेल बेक भी कहा जाता है। मोटी रेत से निर्मित स्तूप को व्हेल बेक स्तूप तथा उसके वृहद रूप को द्रास कहते हैं। उष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान है। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। झाड़ियों के पीछे निर्मित स्तूपों को नेबका कहते हैं। रेगिस्तान के लघु गर्तों के पीछे नवचंद्राकार स्तूपों को लूनेट कहते हैं। 3 से अधिक बाहर निकली भुजाओं वाले स्तूप तारा स्तूप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क चक्र के समापन के साथ निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेडीप्लेन। शुष्क चक्र के समापन के साथ पेडीप्लेन का निर्माण होता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पेडीप्लेन या पदस्थली कहते हैं। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडीमेंट का निर्माण व उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानों तल को पेडीमेंट कहा जाता है। पेडीमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। अगला प्रश्न है, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोएस। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान लोएस कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु इसको उड़ाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। लोएस का सर्वप्रथम अध्ययन एक जर्मन विद्वान फॉन रिचथोफेन द्वारा उत्तरी पश्चिमी चीन में किया गया था। अगला प्रश्न है, पवन द्वारा शक्ति प्राप्त भूगर्भ शास्त्रीय प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इयोलियन। पवन द्वारा शक्ति प्राप्त भूगर्भ शास्त्रीय प्रक्रिया को इयोलियन कहते हैं। इयोलियन प्रक्रियाओं के अंतर्गत हवा द्वारा तलहट का कटाव परिवहन द्वारा अवसादों के जमाव की प्रक्रिया है। यह प्रायः तटीय क्षेत्रों, शीत एवं उष्ण मरुस्थलों में देखी जाती है। मरुस्थलीय भागों में जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर शैलों की अपेक्षा मुलायम शैलों को शीघ्र अपर्दित करके उड़ा ले जाती है तथा कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। इन शैलों के पार्श्व में पवन द्वारा कटाव होने से नालियां बन जाती हैं। इस तरह के स्थल रूप को यारडंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के किस भाग में वायु अपर्दन से बने भूदृश्य को सेरीर और रेक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहारा। उष्ण रेगिस्तानी भागों में पवन द्वारा अपर्दित मैदानों को सहारा में सेरीर, रेक तथा हमादा कहते हैं। पवन द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूपों में पेडीमेंट, पदस्थली, इंसेलबर्ग, अपवाह गर्त, गुहा, छत्रक, सेल, टेबल तथा पिठिका सेल आदि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि बालुका स्तूप, बरखान, लोएस आदि निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं। अगला प्रश्न है, पवन की क्रियाएं मशरूम चट्टान को तैयार करती हैं जो ज़्यादातर दिखाई पड़ते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेगिस्तानों में। अगला प्रश्न है, एक नदी रेगिस्तान में पर्वतों के किनारों पर रेत जमा करती है। इस जमाव को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बहादा या बजाड़ा। एक नदी रेगिस्तान में पर्वतों के किनारों पर वायु रेत जमा करती है जिसे बजादा कहा जाता है। बजादा का निर्माण पेडीमेंट के नीचे तथा पलाया के किनारे पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। बजादा के ढाल में पर्याप्त अंतर
पाया जाता है। मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण व उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित या मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जलमंडल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।